हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका ये 5वां लेक्चर है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का सवाल हमारा क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 111 सवाल हमें क्या बोल रहा है, विद्युत विभव एक राशि है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप का राशि है, आपको ये बताना है कि विद्युत विभव किस टाइप का राशि है। सदिश है, अदिश है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किस टाइप का क्वांटिटी होता है। वेक्टर होता है, स्केलर होता है, या फिर इनडिफरेंट होता है, या तो फिर नन ऑफ दिस। तो आप हमें आंसर बताओ कि विद्युत विभव जो है वो किस टाइप का राशि है। तो विद्युत विभव जो होता है वो होता है हमारा सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। क्या होता है बोलो, विद्युत विभव जो है वो कैसा राशि होता है बोलो। हम बोलेंगे कि वो होता है सर अदिश राशि। कैसा होता है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज क्वांटिटी, कैसा बोलेंगे, स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस टाइप का क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे आगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा रहा ये सवाल क्या है बोलो, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर आर एयर इज। तो आपको बताना है कि तुम्हारे पास अगर एकांक धनावेश है, अगर तुम्हारे पास क्या है बोलो, एकांक धनावेश है, तो एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/ε0 गुना, क्या होता है बोलो, 1/ε0 गुना। तो एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है आवेश का 1/ε0 गुना। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा हम उसमें ये खोजेंगे कि 1/ε0 गुना कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है बोलो, 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, जो भी आपको खोजना है कि 1/ε0 जो है वो किस ऑप्शन में लिखा है, जिस ऑप्शन में भी होगा 1/ε0 वही होगा उसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होता है। बोला इफ ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड। तो आपको बताया क्या गया है इसमें कि तुम्हारे पास एक हॉलो स्फेयर है, एक खोखला चालक है, तो अगर उसको हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग उसको क्या कर दें, धनावेशित कर दे, उस पर हम लोग कौन सा चार्ज लाएंगे बोलो, पॉजिटिव। जैसे हमारे पास ये खोखला गोला है तो हम लोग क्या कर दें, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दे बाहर से। तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, शून्य होती है, धनात्मक एवं असमरूप होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, ऋणात्मक एवं समरूप होगा। ठीक है ना, इज जीरो, विल बी पॉजिटिव एंड होमोजीनियस, विल बी पॉजिटिव एंड अनसिमेट्री, विल बी नेगेटिव एंड आइडेंटिकल। तो आपको ये बताना है कि अगर किसी हॉलो स्फीयर कंडक्टर को हम लोग क्या कर दें, पॉजिटिवली चार्ज कर दें, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है, ये आपको हमें बताना है कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग खोखले गोलीय चालक को धनावेशित कर दें तो आपको बताना है कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर कंडक्टर है और हम लोग उसको अगर पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाता है हमारा, वो होगा हमारा पॉजिटिवली होगा, पॉजिटिव होगा और समरूप होगा। कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव होगा और क्या होगा बोलो, समरूप होगा। तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा और क्या होगा बोलो, समरूप होगा, पॉजिटिव होगा और समरूप होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा, पॉजिटिव होगा और समरूप होगा, होमोजेनियस।
पॉजिटिव होगा और क्या होगा बोलो, समरूप होगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास एक हॉलो स्फीयर है और उसमें हम लोग क्या कर दें, पॉजिटिवली चार्ज कर दें, तो वो कैसा होता है, उसके अंदर जो पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा, हॉलो होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा और कैसा होगा बोलो, होमोजीनियस, पॉजिटिव और होमोजीनियस। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये सवाल क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान बताना है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण को अगर हम लोग रख देते हैं तो उस पर बल कितना लगता है ना, तो उस पर जो बल का मान होता है वो कितना होता है। जैसे हमारे पास एक आवेशित है, चलो एक आवेशित, ये हमारा एक ये चार्ज है, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और हमारा चार्ज आ जाए तो इस पे बल कितना लगेगा ये बताना है। इस पे जो बल लगता है वो होता है Q इंटू ई। क्या होता है बोलो, वो बल लगता है कितना होता है, Q इंटू ई। तो हम खोजेंगे Q इंटू ई कहाँ पे है सर, Q इंटू ई हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को लेकर जाइएगा तो उस पर एक बल लगेगा, वो बल का मान कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये, बोला संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में से कौन मान संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इन द रिलेशन। तो आपको बताना है Q इक्वल टू एन ई। देखो यहाँ पे Q इक्वल टू एन ई, ये होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का क्वांटमीकरण। उसमें हमने बताया था Q इक्वल टू क्या होता है बोलो, एन ई होता है। और इसमें एन क्या होता है, एन जो है वो हमारा इंटीजर है। एन क्या है बोलो, इंटीजर है, मतलब एन का मान क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा, +-2 मिलेगा, +-3 मिलेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस क्या होगा, चलता जाएगा ना। तो हमें प्लस में मिलेगा इंटीजर और माइनस में मिलेगा इंटीजर, है ना। तो हम देखते हैं ऑप्शन में ये 4 क्या है, तो बोलेंगे 4 अब इंटीजर है, मतलब ये तो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 भी इंटीजर है, ठीक है, 100 भी इंटीजर है। लेकिन भाई देखो ये 4.2, ये 4.2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। और हमने बताया कि n का जो मान होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर में कौन सा, वही प्लस माइनस होगा, +-1, +-2 और +-3, +-4, इस तरह जाएगा, +-n तक जाएगा ना। तो n का मान क्या है, इंटीजर है। और तो हम देखेंगे इसमें कौन सा इंटीजर नहीं है। हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इन द रिलेशन। तो नॉट पॉसिबल मतलब कौन पॉसिबल नहीं है, तो जो इंटीजर नहीं होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जो है हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये है, बोला कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनके बीच हम क्या कर दें। तो अगर तुम्हारे पास दो आवेशित वस्तु है और उनको क्या कर दो आपस में, हाँ, आप दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यदि उनके बीच क्या होगा, आवेश समान होगा, विभव समान होगा, प्रतिरोध समान होगा, धारिता समान होगा, है ना। हमसे क्या बोला है, व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स are connected, electric current does not flow between them if their charge are identical, same potential, resistance is same और the capacitance is the same। तो आपको बताना है कि अगर हम लोग दो चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, है ना, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे बोलो, कनेक्ट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवाना है। तो हम क्या कर दें, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों का पोटेंशियल को सेम करना होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहां भी और यहां भी, तो यहां पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। यहां पे करंट का मान कितना हो जाएगा बोलो, 0 होगा। तो करंट का फ्लो होता कब है, तो करंट का फ्लो तभी होगा जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पे ही करंट का फ्लो होता है। तो यहां पे हमने पूछा गया सवाल में कि करंट का फ्लो हमें नहीं चाहिए, मतलब कि आई का मान हमें 0 चाहिए। तो आई का मान 0 तभी हो सकता है जब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से कितना आएगा, 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा, कहां गया, विभव समान होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये,
संधारित्रों की समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वह क्या है? तो आपसे पूछा गया है कि तुम्हारे पास क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो हमें पूछा गया है कि द अमाउंट विच रिमेन सेम फॉर ईच कैपेसिटर। तो अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए बोलो, अगर तुम्हारे पास कैपेसिटर है लेकिन किस सीरीज में है बोलो, पैरेलल में है, तो बोला है हमसे कि क्या सेम होगा, हमसे ये पूछा गया है कि क्या सेम होगा। तो देखो ध्यान से, ये जो कैपेसिटर है वो ये दोनों पॉइंट के बीच में है। अगर मान लो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमने भी मान लिया, तो देखो ये पोटेंशियल, ये जो है ना कैपेसिटर, ये भी इन दोनों पॉइंट के बीच में है। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट, ये जो C1 है वो A और B के बीच में है। A और किसके बीच में है बोलो, B। तो A और B के बीच में कौन है, C1, और A और B के बीच में कौन है बोलो, C2। तो दोनों सेम पॉइंट के बीच में है, और A और B के बीच का पोटेंशियल कितना माना है हमने बोलो, V माना है। इसका मतलब है कि हमारा जो C1 है उसका भी पोटेंशियल कितना है बोलो, V है, और जो C2 है उसका भी पोटेंशियल क्या है बोलो, V है। क्योंकि C1 और C2 जो है दोनों सेम पॉइंट के, दोनों दो सेम पॉइंट के बीच में लाइज करता है ना। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा बोलो, दोनों का सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमारे पास समांतर संयोजन है, अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिएगा तो क्या सेम होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। और क्या डिफरेंट होगा, याद रखना कि अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सेम क्या होता है, तो याद रखिए जो सेम होता है वो क्या है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। और क्या डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट भी जान लो, डिफरेंट क्या होता है, बोलेंगे चार्ज डिफरेंट होता है। चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर मान लो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बोलेंगे सेम क्या होता है, तो सेम क्या होता है, सेम होता है चार्ज। और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपसे ये चार सवाल हमने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सेम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट, और डिफरेंट क्या होगा, तो बोलेंगे चार्ज। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेम क्या होगा, चार्ज सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोलो विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बोला एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर अप्रोचिंग ईच अदर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज होगा, इंक्रीज होगा, या नॉन ऑफ दिस होगा। तो आपको बताना है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा बोलो, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताओ जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें सवाल क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घट जाता है। क्या होता है बोलो, डिक्रीज कर जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, तो जो सिस्टम बना हमारा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो आपको बताना है कि सदिश राशि कौन है। तो हम देखो अभी बताएं कि विद्युत विभव जो है वो कैसा राशि है। तो ये जो विद्युत विभव जो है वो कैसा राशि होता है, ये होता है अदिश राशि, मतलब कि स्केलर। ये तो स्केलर हो गया है ना। अच्छा, एक हमें मिला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है, ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा और भी देख लो, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी कैसा है बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, हमें ये बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है। तो एक हो गया तुम्हारा, ये तो विद्युत विभव जो है वो क्या है बोलो, स्केलर है ना। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे बोलते हैं हम लोग E, और E होता है क्या, F बाई Q है ना,
F बाई क्यू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो हम बोलेंगे E है। E मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक सदिश राशि है। कौन सा राशि बोलो, सदिश राशि है। लेकिन विद्युत विभव क्या है, तो बोलेंगे वो एक अदिश राशि। कैसा है बोलो, वो एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में मूल कण नहीं है, वैल्यू इज नॉट ए पार्टिकल इन द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि हमारा जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात किया है इसने, और फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन कौन आते हैं, प्रोटॉन आता है। कौन आता है, प्रोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। तो ये सब क्या है, ये सब है फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको बोलते हैं मूल्य कण। प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को। तो बोला कौन नहीं है, तो एक ही तो मिला भाई, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो मूल्य कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बोलो कौन सा, बोलो ऑप्शन सी। तो मूल्य कण कौन नहीं है, तो मूल्य कण जो है वो अल्फा पार्टिकल नहीं है। तो मूल्य कण होता कौन कौन सा है, तो अब ध्यान देना है, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये सब क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल्य कण होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बोला, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और उनको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बोला ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे पूछा है कि ऑप्शन क्या है बोलो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम बिकम्स इक्वल टू the magnitude of the electric force will be equal, their acceleration will be equal, और हमें बोला है none of these। तो आपको बोला है कि एक प्रोटॉन है और एक क्या है बोलो, एक इलेक्ट्रॉन है, और उन दोनों को हमने क्या किया है, उन दोनों को एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दीजिएगा, तो आपसे पूछा गया है कि उन पर लगने वाला क्या होगा। तो उन पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा बोलो, एक समान होगा। उन पे लगने वाला जो बल है वो क्या होगा बोलो, एक समान होगा। तो हम बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल, है ना। तो दोनों पे जो बल लगेगा वो क्या होगा बोलो, एक समान होगा। हम बोलेंगे उन पर लगने वाला बल, है ना, विद्युत बलों के परिमाण क्या होंगे, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का जो परिमाण होता है वो इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अलग अलग। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो प्रोटॉन पे भी वही वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन पे भी वही वैल्यू है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन है तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल कर देगा। इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर देगा, वो अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन जितना फोर्स से वो प्रोटॉन को रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल, विद्युत बलों के परिमाण क्या होंगे बोलो, बराबर होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बोला है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है कि अनुपात क्या होता है ना। तो जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या बोला है, अक्ष बोला है ना। उसके बाद क्या बोला है, निरक्ष। तो अक्ष पे और निरक्ष की बात करता है तो जो अनुपात होगा हमारा 2:1। कितना होगा बोलो, 2:1। तो आपको याद रखना है कि अक्ष और निरक्ष का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बोलो, 2:1 होता है। कितना बोलो, 2:1 होता है। 2 कितना होगा बोलो, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य होगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मोमेंट m perpendicular to the field in equilibrium position in uniform
मैग्नेटिक फील्ड B विल बी, क्या होगा, MB होगा, MB/2 होगा, 2 MB होगा, या हमने D ऑप्शन लगा देते हैं यहाँ पे, नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज। तो हमें बताना है कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो आपको बताना है कि लंबवत लाने में किया गया कार्य जो है वो कितना होता है। तो लंबवत लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। अच्छा, आप ला किसको रहो बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ला रहे हैं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है बोलो, कैपिटल M है। और कहां ला रहे हैं, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ला रहे हैं। कहां ले रहे हैं बोलो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ला रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे हैं, है ना। तो वहां पे हमारा जो वर्क होगा, हमारा जो कार्य होगा वो कितना होता है, वो होता है MB। कितना होता है बोलो, वो होता है MB होता है। कितना बोलो, MB होता है। अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आइएगा, अगर उस मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाए बोलो, M हो जाए, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B हो, तब वहां पे आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा बोलो, MB। तो हमें वर्क कितना करना पड़ जाएगा, तो हमें वर्क करना पड़ जाएगा MB, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये, चुंबकीय प्रेरण की विमा होता है ना। तो आपको बताना है चुंबकीय, यहाँ पे 2 होगा, तो चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होता है, तो द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन होता है कितना, तो बोलेंगे m का पावर 1 होता है, l का पावर 0 होता है, और t का पावर -2 होता है, और i का पावर कितना होता है बोलो, -1। तो ये किसका डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण की डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, हम बोलेंगे m का पावर 1, l 0, t का पावर -2 और i का पावर -1। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बोलो कौन सा, बोलो B। तो राइट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापता है, EMF जो है वो क्या मापता है, वोल्ट मीटर द्वारा, है ना। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कैन बी मेजर्ड, क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर करता है, एमीटर करता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, है ना, या तो फिर क्या लिखा हुआ, हाँ, पोटेंशियोमीटर द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि EMF को हम लोग किससे करते हैं, EMF को हम लोग मेजर करना है तो हम लोग किससे करेंगे, है ना। तो EMF को मेजर हम लोग किससे करते हैं, तो वोल्ट मीटर से तो नहीं करेंगे, एमीटर से भी नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। एमीटर हो गया क्या मतलब, एमीटर हो गया हमारा करंट को, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, एक ही बचा, विभव मापी द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेगा हम लोग, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से हम लोग EMF को मापते हैं, किसको मापते हैं बोलो, EMF। तो EMF को हम लोग किससे मापेंगे बोलो, तो बोलेंगे पोटेंशियोमीटर से। किससे, पोटेंशियोमीटर से। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा ये, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। तो प्रथम नियम किस पे आधारित है, तो आपको बताना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो किस पे आधारित है ना। बोला है ऊर्जा का संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमें बोला है किरचॉफ का विद्युत परिपथ नियम, जिसको बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट नियम, है ना। यह है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ है बोलो, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किससे है संबंधित, बोलेंगे हम लोग आवेश संरक्षण, है ना। बोलेंगे हम लोग क्या, चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन पे ही तुम्हारा किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है वो संबंधित है। और किरचॉफ का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किससे होता है संबंधित, हम बोलेंगे ऊर्जा से। किससे बोलो, ऊर्जा से।
तो फर्स्ट किससे है बोलो, आवेश से, और सेकंड किससे है, ऊर्जा से। तो चलो देखते हैं आगे क्या सवाल है। आगे देखो वही सवाल है हमारा, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित द्वितीय नियम जो है वो किस पर आधारित है, डायरेक्ट बोलेंगे ऊर्जा पे। कौन सा बोलो, ऊर्जा पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे किरचॉफ का सेकंड नियम है, और चार्ज कंजर्वेशन पे एनर्जी का फर्स्ट नियम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन पहुंच गए हैं 127 तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये आ गया, हमें बोला है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वाट 220 वोल्ट तथा 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, है ना। इनके फिलामेंटों के प्रतिरोधों का अनुपात बताना है कि प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो बल्ब है, कितना बल्ब है बोलो, तुम्हारे पास दो बल्ब है। एक बल्ब जो है ये है 15 वाट लिखा हुआ, 220 वोल्ट लिखा हुआ। एक बल्ब ये है हमारा जिसपे 60 वाट और कितना लिखा हुआ, 220 वोल्ट। हमें बताना है कि प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब हमें निकालना है R1 और R2। तो हमें R1 और R2 का निकालना है अनुपात, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना बोर्ड पे कि एक फॉर्मूला बताते हैं आपको पावर का। P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटे में R। P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बटे में R। तो जरा यहां से बताओ कि R क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा V स्क्वायर बटे में P, V स्क्वायर बटे में P। तो R1 क्या हो जाएगा, तो R1 लिखेंगे हम लोग V1 स्क्वायर अब बटे में P1, है ना। तो हम ध्यान से देखो कि दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम है ना। दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, 220 वोल्ट यहाँ भी और 220 वोल्ट यहाँ भी। तो इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब है नहीं। चलो हम यहाँ रखते हैं R1 क्या लिखेंगे हम लोग, V का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा P1। क्या हो जाएगा बोलो, बटे में P1, है ना। अब तो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा V का स्क्वायर और बटे में P2। तो हमें लिखेंगे V का स्क्वायर और बटे में P2। देखो V स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। P2 चला गया ऊपर और P1 कहाँ चला गया, नीचे। P2 का मान देख कितना है, 60 है ना। P1 का मान कितना है, देखो 15 है, 15 चको 60। ये आ गया हमारा 4/1, 4/1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/1। तो आप यहां से एक पॉइंट याद रखना कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब है या तीन बल्ब है, दो बल्ब है और दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो अनुपात होता है किसका बोलो, तो R1 और R2 का अगर हमें अनुपात पूछेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके पावर का अनुपात का रिवर्स कर देंगे। मतलब कि P2 बाई क्या हो जाएगा बोलो, P1, है ना। तो डायरेक्ट आप इसे याद रख सकते हो कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा P2 बाई P1। तो हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि 60/15 मतलब कि 4/1 मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल रहा हमारा ये, हमें पूछा गया है कि 100 वाट में कितने जूल के बराबर होते हैं। तो 100 वाट जो है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 100 वाट में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻, कितना बोलो, 6 जूल। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 100 वाट में कितना जूल, तो बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। ये रहा, ये सवाल क्या है बोलो, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उसकी समतुल्य शक्ति होगी, है ना। तो बोला है कि इफ टू बल्ब 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट पावर विल बी। तो आपको बताना है कि एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है और उसको हमने क्या किया है, सीरीज में जोड़ दिया। इसमें जोड़ दिए बोलो, सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो हमें पूछा गया है कि समतुल्य शक्ति क्या होता है, हमें पूछा गया कि समतुल्य शक्ति। आपको एक शानदार सा फॉर्मूला हम बताते हैं समतुल्य शक्ति निकालने का। आप कैसे निकालना, P1 इंटू P2, दो बल्ब है ना, तो बोलेंगे P1 इंटू P2 और बटे में हो जाएगा P1 प्लस P2। क्या लिखेंगे, P1 इंटू P2 और बटे में P1 प्लस P2। आप बताओ कि पहले बल्ब का शक्ति कितना है, 60 है ना, दूसरे बल्ब का शक्ति कितना है, 40, फिर दोनों का सम मतलब कि 100। देखो ये और ये कैंसिल आउट, है ना, 6 में 4 से गुना करेंगे आएगा 24। कितना आएगा बोलो, 24 वाट आ जाएगा ना। तो 24 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि अगर दो बल्ब को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
तो उसका समतुल्य शक्ति कितना होता है, तो समतुल्य शक्ति होता है P1 P2 और बाई में P1 प्लस P2, P1 P2 और बाई में कितना P1 प्लस P2। तो P1 कितना था 60 था ना, P2 कितना था 40, तो 60 गुना 40 और बटे में 60 प्लस 40, तो कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा बोलो, 24 वाट आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 वाट। खत्म। तो आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं तक था, ठीक है। तो हमने जो है इस जो सीरीज में 130 क्वेश्चन तक हमने पहुंच चुके हैं ना, हम लोग जो है 130 क्वेश्चन तक हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं ना। हमने आपको कितना का बोला है, 500 क्वेश्चन का ना। तो हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि हम लोग इसको और कम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी कम हो ना। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं बोलो, 130 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा स्लाइड मेरा कम था, अगले क्लास में हम लोग ये 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो आप इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता जाए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।